अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 बजे और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर भट्ट। आज की टॉप स्टोरीज में हम बात करेंगे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम राब्ता मुहिम शुरू कर दी है अपने भाई के इस्तकबाल को भरपूर बनाने के लिए। यानी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को वापस आने का ऐलान कर चुके हैं और उनके इस्तकबाल को भरपूर बनाने के लिए जहाँ मरीम नवाज शरीफ इस वक्त मैदान में हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जलसे कर रही हैं, उसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब को मैदान में आना पड़ा है, इस पर बात करेंगे। जबकि इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी एक बार फिर नून लीग से लेवल प्लेइंग फील्ड, बल्कि इस बार तो इलेक्शन करवाने का मुतालबा कर रही है। ये क्या मामला है, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ इन इशूज़ पर बात करने के लिए मौजूद हैं कराची से पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फ़ारूकी साहबा, जबकि ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे मलक अहमद खान साहब, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। और लाहौर स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब, तो बहुत मंजे हुए सहाफ़ी हैं लाहौर के और इनका बड़ा तजर्बा है सियासत के साथ साथ अदालती रिपोर्टिंग का भी। उनके साथ मौजूद हैं सीनियर तजिया नगार हैं नूरुल्लाह साहब, और इनसे भी इनकी राय जो है वो जानेंगे। तो पहले बात करते हैं शर्मिला फ़ारूकी साहबा से। मैडम, ये बताइएगा कि खुर्शीद शाह साहब ने ये कहा है कि मियाँ साहब जो हैं वो इलेक्शन करवाएं और वापस आ जाएं, तो हम अगर आपकी हुकूमत बनाने में प्रॉब्लम भी होगी तो हम आपको वोट देंगे। ये मियाँ साहब से इलेक्शन किस तरह से मांग रही पीपल्स पार्टी? मेरा ख्याल है कि शाह साहब ने एक इन अ लाइटर मूड ये बात कही है। आसिफ अली जरदारी साहब तो कई अरसे से ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब को पाकिस्तान वापस आना चाहिए और पाकिस्तान की सियासत में अपना एक कलीदी किरदार अदा करना चाहिए। इस वक्त भट्ट साहब, जो हमारा फोकस है और जो हमारी प्रायोरिटी है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो तारीख दे इलेक्शन की, इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो और इस मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। इसके अलावा कोई आता है, कोई जाता है, किसकी हुकूमत बनती है, सब बात की बातें हैं। हमारी प्रायोरिटी ये है कि आवाम को किस तरीके से रिलीफ दिया जाए, महंगाई में कमी हो, बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो, गुर्बत के अंदर कमी हो, ये चीज़ें हमारी फोकस में हैं। और मैं तो ये समझती हूँ कि इस वक्त वाहिद एक पीपल्स पार्टी ही की जमात है जो इलेक्शन का मुतालबा कर रही है। बाकी तो मुझे लगता है कि इससे बड़े अरसा कबल दस्तबरदार हो चुके हैं। सर, मैडम आपको अभी शक है? क्योंकि देखें, इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया कि जनवरी के एंड में इलेक्शंस होंगे और डेट वो इसलिए नहीं दे रहे। जो हमारी बात हुई थी, जो लीगल उनके एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर डेट दे दी तो जो है शेड्यूल भी देना पड़ेगा, तो जब तक हल्का बंदियाँ कंप्लीट नहीं होती उस वक्त तक डेट देना जो है वो मुनासिब नहीं है। तो कोई लीगल प्रॉब्लम बता रहे हैं, तो इस पे आप लोग मुतमईन नहीं हैं? बट साहब, हम नहीं समझते कि कोई लीगल इशू इसके अंदर है। डीलिमिटेशन, हल्का बंदियों का शेड्यूल ये जारी कर चुके हैं और महीना बता देना या उसका हफ्ता बता देना, ये अगेन बहुत सारी कयास आराइयाँ, बहुत सारा शक व शुबात इसको जन्म दे रहा है। पाकिस्तान के अंदर आज भी लोग पूछ रहे हैं कि जनाब इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, और तारीख दे देने से मैं समझती हूँ ये सारे अबहाम, ये कयास आराइयाँ, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। हमें पता है कि जिस स्पेसिफिक तारीख को इलेक्शन होना है, इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो जाएगा, लोग अपनी कैंपेनिंग शुरू कर सकते हैं, लोग अपने मामला जो भी हैं, पीपल्स पार्टी अपना मैनिफेस्टो लेकर आएगी, आवाम के पास जाएगी। ये तमाम चीज़ें देखिए इंतहाई अहम है और ये जो इलेक्शंस होने वाले हैं ये इंतहाई अहम होंगे पाकिस्तान के लिए। बहरहाल सब इलेक्शंस अहम होते हैं, लेकिन ये बिलखुसूस इसलिए होंगे क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के माशी और सियासी हालात हैं इससे बदतर आज से पहले कभी भी नहीं हुए उस दौरान जब मुल्क के अंदर आमिराना दौर थे और आमिर जो हैं वो इक़्तिदार की कुर्सी पे बराजमान रहे। लेकिन इस वक्त जो अवाम का हाल है, जिस कदर वो पिसे हुए हैं, परेशान हैं, आज से पहले कभी नहीं थे। सो इलेक्शंस होना, बर वक्त होना, फ्री एंड फेयर होना, ये वक्त की अहम ज़रूरत है। ये फरमाइएगा शर्मिला फ़ारूकी साहबा कि आपने ये कहा कि खुर्शीद शाह साहब ने शायद लाइटर मोड में ये बात कर दी है, लेकिन शाह साहब ने यह भी कहा है कि नून लीग और मौलाना फजल रहमान गलत रास्ते पे चल पड़े हैं और इनको अंधेरे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो ये तो लाइटर मोड नहीं लगता, ये तो बड़ी सीरियस सी बात लगती है। देखिए, मुझे नहीं पता खुर्शीद शाह साहब ने क्या बात कही है और किस कॉन्टेक्स्ट में कही है और कौन सी राह पे वो कह रहे हैं वो चल पड़े हैं। आई डोंट नो, मैंने उनका ये स्टेटमेंट नहीं सुना।
मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहती हूँ पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से कि इस वक्त इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ये वक्त की ज़रूरत है। हालात उस वक्त बेहतर होंगे जब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेंगी और इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी जो आवाम के मसाइल का हल ढूंढेगी। ये पीपल्स पार्टी का एक क्लेम है और हमने देखा भी है कि पीपल्स पार्टी माजी में जब भी आई है तो उन्होंने आवाम के मसाइल को हल करने की कोशिश की है और जाहिर है कि पीपल्स पार्टी तो क्लेम करती कि हमेशा मसाइल को हल किया है। लेकिन जो इस वक्त के माशी हालात हैं पाकिस्तान में, डॉलर पहले बहुत ज़्यादा था, अब डॉलर की कीमत थोड़ी सी नीचे आई है, लेकिन जो इन्फ्लेशन है, क्या आपके पास वाकई ये समझते हैं ऐसी पॉलिसीज़ आपके पास मौजूद हैं? आपकी कोई थिंक टैंक्स हैं जो आते ही चीज़ों को, अगर आपको वोट मिलता है तो आप आते ही चीज़ों को संभाल लेंगे? इस पे कोई काम किया पीपल्स पार्टी ने? कोई प्रैक्टिकल बात है इस पे? देखिए इस पे अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए माजी में भी पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का इनकाद किया जो कि बहुत ही कामयाब प्रोग्राम है, आज तक चल रहा है और इसमें इसको वर्ल्ड बैंक ने भी सराहा है। इसी तरीके से आप लेडी हेल्थ वर्कर्स के हवाले से देखें, वो बहुत एक कामयाब प्रोग्राम है। जब बीबी ने इसे लॉन्च किया था तो कहा था कि ये फ़ेल हो जाएगा, लेकिन आज वो ख़वातीन जो घर बैठे बैठे मेहनत करती हैं और घर को सपोर्ट कर रही होती हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। इसी तरीके से अभी सैलाब ज़दगान के लिए जो सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी घर बना के दे रही, 21 लाख घर, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा तामीराती प्रोग्राम है। मैं नहीं समझती कि पीपल्स पार्टी के अलावा कोई और इस चैलेंज को ले सकता था। इसी तरीके से जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि हमें एक नया मीसाक मईशत बनाना है, पाकिस्तान के अंदर हर किस्म के वसाइल हैं और ज़खायर हैं, हमें इसको सही इस्तेमाल करना है, तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। पीपल्स पार्टी अपने मैनिफेस्टो पे भी काम कर रही है और नए प्रोग्राम्स भी लेकर आएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि इलेक्शन की तारीख अनाउंस करें ताकि ये तमाम चीज़ें सामने आएँ, ताकि आवाम को मालूम हो कि कौन सी पार्टी क्या चीज़ ऑफ़र कर रही है और वोट किसको देना है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन की डेट मांग रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने ही जो मुश्तरका मफादात कौंसल का इजलास था उसमें हल्का बंदियों की मंजूरी दी थी और अब उसका अमल जारी है, तो ये कोई वो खुला तजाद नहीं है पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ में? देखिए जी, नया सेंसस अप्रूव होना भी ज़रूरी था क्योंकि जो नए वोटर्स जिनका इंदराज हुआ है उनका भी हक बनता है कि वो अगले इलेक्शंस के अंदर वोट दें। लेकिन हमें ये कहा गया था काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर कि कोई सीटों का इजाफा नहीं होगा। खैर बहरहाल अब वो बात पुरानी रह गई। हल्का बंदियों के हवाले से इलेक्शन कमीशन का जो ओरिजिनल शेड्यूल था, जब पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन इनसे मिलने गया तो उन्होंने उसे 2 हफ्ते पहले कर्टेल कर लिया, 2 हफ्ते कबल कर लिया। तो इसी तरीके से हम ये समझते थे और डूएबल भी था कि इसको शायद महीना भर और भी पहले किया जा सकता था, लेकिन चलें, अब बहरहाल ये बात पुरानी रह गई। अब जो इस वक्त मसला है वो ये है कि चलें जनवरी ही सही, उसका आखिरी हफ्ता ही सही, लेकिन इलेक्शन का तारीख और शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं समझती हूँ कि आज भी इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल जारी कर देना चाहिए। शर्मिला साहबा, एक आखिरी सवाल आपसे। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आ रहे हैं 21 अक्टूबर को और कुछ लीगल प्रॉब्लम्स तो ज़ाहिर है बताया जा रहा है कि हैं और उनको ज़ाहिर है 2 केसेस में सज़ा भी हुई है। लीगल साइड पे शायद आप अगर कमेंट करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। मैं पॉलिटिकल साइड पे बात करना चाहता हूँ। 10 अप्रैल 1986 को बेनज़ीर साहबा भी पाकिस्तान में यानी लाहौर में ही आई थी और वो एक तरीही इस्तकबाल था। आपके ख्याल में जो आपकी और मुस्लिम लीग नून की 16 माह की गवर्नमेंट रही है और उस गवर्नमेंट के बाद जो महंगाई है, आप देख रही हैं कि इस्तकबाल जो है मियाँ साहब का उस तरीके से हो सकेगा? देखिए जी भट्ट साहब, मैं दोबारा एक बात दोहराऊंगी और वो ये है कि इस वक्त बड़े जलसे करना या किसी एक शख्स के जलसे में लोगों को इकट्ठा करना वो हमारा फोकस नहीं होना चाहिए। हमारा फोकस होना चाहिए कि किस तरह इस पिसी हुई आवाम को हम रिलीफ दे सकें। क्या वो प्रोग्राम्स हों, क्या वो स्कीम्स हों जो हम सामने लेकर आएँ कि अगले इलेक्शन के बाद हम आवाम को रिलीफ दे सकें। किसी का आना जाना, काश कि उससे पाकिस्तान की किस्मत बदल जाती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मियाँ साहब आए, सौ बिस्मिल्लाह, बहुत पहले आ जाना चाहिए था। उनका जलसा तारीखी हो, छोटा हो, बड़ा हो, इस वक्त फोकस हमारा इलेक्शंस,
फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और आवाम को रिलीफ देना है, इसके अलावा और कोई फोकस नहीं है। 16 माह जो है वो पीपल्स पार्टी भी रही, मुस्लिम लीग नून भी रही, रिलीफ तो कोई नहीं मिला। अब इलेक्शन देखिए होंगे तो 16 क्या माह आप मैं रिलीफ दे आपको लेंगे? बताऊं भट्ट साहब, बात ये है 16 माह की हुकूमत के अंदर पीपल्स पार्टी की 10 वजारतें थीं और हम अपनी 10 वजारतों के बिल्कुल जवाबदेह हैं। एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स शहबाज शरीफ साहब थे, उनकी टीम थी। और मैं समझती हूँ कि 16 माह किसी भी हुकूमत के लिए कोई भी बड़े प्रोग्राम्स लाना या कोई बड़ा पॉलिसी चेंज लेकर आना, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत छोटा अरसा है। यहाँ 5-5, 10-10 साल में पॉलिसीज़ जो हैं उनका तसलसल जारी नहीं रह पाता अनफॉर्चुनेटली। बात यह है कि सबसे बड़ा जो अहम मसला उस वक़्त पीडीएम की हुकूमत के पास था, ऑल्दो कि हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो पीडीएम की हुकूमत थी और हम उनके कोलिशन पार्टनर्स थे। वो ये था कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाना है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह अल्लाह करके वो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच गया। खुदा ना खास्ता अगर वो हो जाता तो ना जाने कितनी तबाही हो जाती। सो अगर किसी ने रिलीफ देना है आवाम को, कोई खातिर खा तब्दीली आनी है, माशी और सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान में आना है, तो वो सिर्फ इलेक्शंस के बाद होगा। शर्मिला फ़ारूकी साहब, आपने अपना वक्त दिया हमें, इसके लिए बहुत शुक्रिया। सही सर, आपने ये सुना, शर्मिला फ़ारूकी साहब ये कह रही थी कि इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। उन्हें डाउट है कि इलेक्शन शायद ना हो, डेट पीपल्स पार्टी बार बार मांगती है। साथ ही वो कहते हैं कि जनाब मुस्लिम लीग नून जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड दे, कभी कहते हैं इलेक्शन करवाए। किस तरह से देखते हैं आप इन सारी बातों को? पहली बात तो यह है कि इलेक्शन नून लीग ने नहीं करवाना, इलेक्शन कमीशन ने करवाना है। और आईनी पोजीशन ये है कि अब उन्होंने डेट दे दी है तो इंतज़ार किया जाए शेड्यूल का, जो भी आएगा। डेट नहीं दीजिए सब नहीं, वो महीना तो एक टाइम बता दिया, टाइम बता दिया, शेड्यूल आना है ना अभी, शेड्यूल आना है अभी। हाँ, टाइम बता दिया, आगे पीछे भी हो सकता है वो कुछ दिन। जहाँ तक खुर्शीद साहब वाली बात कर लूँ पहले मैं, मुझे ये लग रहा है कि ये सारे लोग जो हैं ये मियाँ साहब की कंपेन कर रहे हैं। ओके, मियाँ नवाज शरीफ की कंपेन, उनको लीडर बना रहे हैं सारे लोग। शाहद खान अब्बासी साहब गए, लंदन में मुलाकात हुई, अलग जमात की बात भी कर रहे हैं वो। हाँ। वो लगता है जनाब टूटा हुआ धड़ा है, कोई नाराज ग्रुप है। उन्होंने बाहर निकल के आज मियाँ साहब वापस इलेक्शन, वो कहते हैं मेरा इशू नहीं है, इलेक्शन पे मैं यकीन नहीं रखता, मैशियत पहले दुरुस्त होनी चाहिए। मियाँ साहब वापस आए। ये बात जो है ना, ये माजर के साथ मैं कट कर रहा हूँ, ये बात आसिफ जरदारी साहब ने भी की थी और उन्होंने कहा था जब बिलावल साहब ने ये बात की थी तो उनका उसी दिन स्टेटमेंट आ गया था कि मैशत की हालत बड़ी ख़राब है, पहले उस तरफ आए। नहीं, ये फिर सारे लोग लगे होने उस तरफ। उन्होंने भी जो कहा ना, मैं बात और कर रहा हूँ, उन्होंने कहा वहाँ शाहद खान अब्बासी साहब ने कि वापस आएँ और लीड करें मैशत के हवाले से, यानी वो ग्रैंड नेशनल डायलॉग टाइप जो चीज़ नहीं है चल रही काफ़ी अरसे से, जी। मेरे ख्याल वो उसी तरफ ले जाना चाह रहे हैं। अभी इन्होंने शर्मिला फारूकी साहब ने बात की मिसाक मैशियत वाली, मौलाना साहब भी क्या कर रहे हैं, मौलाना साहब भी ये कह रहे हैं इलेक्शन जो है वो मौसम ठीक नहीं होगा, पहले मैशियत ठीक करें। मौलाना साहब ने ठीक है ना, ठंड लग रही, ठंड लग रही। हालांकि ये जनवरी में एक इलेक्शन हुआ था इस मुल्क में, 1 जनवरी या, और फिर जो 1970 वाला इलेक्शन था वो 7 दिसंबर को हुआ था। जी। उस वक्त भी यही मौसम होता है। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है ना, मौसम को बुनियाद बना के या जवाब बना के इलेक्शन नहीं आगे पीछे किए जा सकते। और दूसरी बात जो मैं फिर खुर्शीद शाह साहब की तरफ ही आऊँगा, वो कह रहे हैं, उनके बयान से ये लगता है लाइटर मूड में है या सीरियस मूड में है। उन्होंने ये कहा है कि जनाब अगर वोट कम पड़ गए तो हम हाजिर हैं, अगर कोई मुश्किल हुई तो हम हुकूमत बनाने में मदद करेंगे। इसका मतलब यह है कि उन्होंने सोच लिया है या तासर दे दिया है उन्होंने कि अगली हुकूमत नून लीग की है। ओके। और अमूमी तासर जब बन जाता है, जैसे हम कहते आप तो लाहौरी हैं, कि जब फजा बन जाती है किसी की कि जनाब ये नंबर 1 है, इसने जीत जाना है। जो डामाडोल वोटर होते हैं, एक तो नजरियाती होते हैं, एक डामाडोल होते हैं, वो डामाडोल जानते ने, हवा दे नाल टुर पैंदे ने। हां जी, बिल्कुल ठीक बात है। कहंदे जनाब बहुत बड़ी तादाद होती है, फलाने दी गड्डी ते चढ़ जाओ। हां ठीक बात। ये मुझे तो ये लग रहा है कि ये उनके लिए फजा पीपल्स पार्टी एक्चुअली आपके ख्याल में मुस्लिम लीग नून की कैंपेन चला रही है, दानिस्तगी में या नादानिस्तगी में हो यही रहा है। इसका और क्या मतलब है कि वोट अगर कम पड़ गए तो हम दे देंगे। नूरुल्लाह साहब ये बताइए कि शाह साहब ने ये भी कहा कि नून लीग और मौलाना फजल रहमान जो हैं उनको अंधेरे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, गलत रास्ते पे चल पड़े हैं।
क्या आप समझते हैं जो चोइस साहब की बात से आप इत्तेफाक करते हैं कि वो नवाज शरीफ साहब की कैंपेन चला रहे हैं, जबकि ये जुमला तो बड़ा सख्त है कि इनको अंधेरे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा? मेरा ख्याल है वो उनकी कैंपेन नहीं चला रहे, वो उन्हें वापस आने की तरगीब दिला रहे हैं। वो चाहते हैं कि मियाँ साहब वापस आ जाएं, उनका प्रोग्राम दोबारा से डिले ना हो, इलेक्शन हो आपको या ना लगता है हो। मियाँ साहब आ रहे हैं? अच्छा, मुझे वैसे पर्सनली लगता है कि नहीं आएंगे, लेकिन पार्टी की इस मरतबा जिस तरह से तैयारियां शुरू हुई हैं उससे लग रहा है कि पार्टी सीरियस है। इससे पहले अभी तक जब भी ऐलान होता था हाँ, उससे पहले कई बार ऐलान हुआ, लेकिन पार्टी कभी भी सीरियस नहीं होती थी उनकी तैयारियों के ग्राउंड हवाले पे से। कुछ भी नहीं होता था। इस मरतबा पहली मरतबा ये सीन नज़र आ रहा है कि पार्टी सीरियस है उनकी तैयारियों के लिए, उनके इस्तकबाल की तैयारियों के लिए। लेकिन इस्तकबाल के हवाले से भी वो थोड़ा सा डावाडोल है कि इस्तकबाल नहीं होना, पहले एयरपोर्ट का प्रोग्राम कैंसिल किया, फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि इस्तकबाल अहम नहीं होता, वो आएँ इलेक्शन की तैयारी करें। अभी शर्मिला फारूकी साहिबा भी कह रही थी कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इस्तकबाल कितना बड़ा होता है या जुलूस कितना बड़ा निकलता है या जलसे कितने बड़े होते हैं। तो मेरा ख्याल है वो इस हवाले से उनकी जो रिजर्वेशंस हैं पब्लिक रिस्पांस के हवाले से वो अपनी शो कर रहे हैं एडवांस में। दूसरा, इलेक्शन अभी फ़िलहाल तो नहीं नज़र आ रहे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने दो बड़े मसले बताए हैं, एक मौसम। आपको इलेक्शन नजर नहीं मुझे आ तो रहे? नहीं नज़र आते यार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है हम इलेक्शन करवा रहे हैं, आपको इलेक्शन मैं नजर तो नहीं अपनी आ रहा? राय बता रहा हूँ ना। Okay. तो नहीं, उसकी मौलाना- कोई मैं उसकी वजह बता रहा हूँ। reason भी तो मौलाना होती है जी, आसिफ जरदारी साहब ने स्टार्ट लिया इस इशू पे, जो बड़े लीडर्स हैं उनमें से, और उन्होंने कहा कि पहले मईशत को ठीक करें, बाकी बातें बाद में, Election सियासत होते बाद में रहेंगे, देखी जाएगी, हाँ। इलेक्शन वगैरह बाद में देखी जाएगी। अच्छा, फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो पीडीएम के सरबराह हैं, उन्होंने दो बड़ी वजूहात उसके लिए, दो एक्सक्यूज़ दिए हैं। एक तो मौसम और दूसरा दहशतगर्दी। मौसम तो 1, 2, 3 माह में ठीक हो जाएगा, तो वो नहीं, मसला चंद सीटों पे मौसम खराब हो मैं सकता नहीं है नहीं ना मैं कहता हूँ चले फर्ज कर लें हम चार मैक्सिमम सीटें होंगी, टाइम 5 टाइम सीटें, लगा लें, हाँ। तो 15 दिन, 20 दिन, 3 महीने लगा लें, मौसम ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी बहुत बड़ा मसला है, ना कोई पार्टी कैंपेन कर सकती है और हम तो खुसूसन बिल्कुल ही नहीं कैंपेन कर सकते। अच्छा, अब दहशतगर्दी को अगर मसले को हल करना है तो फिर ये एक लंबा प्रोजेक्ट है, इसमें सालों भी लग सकते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ किसी हद तक जहनी तौर पर तैयार हैं कि फौरी इलेक्शन ज़रूरी नहीं है, मुझे ये नज़र आ रहा है। लेकिन पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो, वो तो बार बार इलेक्शन मांग रहे हैं। हाँ, इलेक्शन के बाद अच्छा देखें ना, अभी उन्होंने कहा कि अब जनवरी की दे दें, वो तो पहले कह रहे थे फौरी इलेक्शन की डेट दें। तो इस तरह तो 14 मई के जो पंजाब असम्बली के इलेक्शन थे उसके लिए भी बहुत से लोग डेट मांगते रहे हैं, तो वो 14 मई तो बड़ी मुद्दत हुई, गुजर गई है, अब इलेक्शन नहीं सही हुआ। से आपको लगता है कि अपना नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को आएंगे? मुझे उनकी तैयारियों से लग रहा है अगर नहीं आएंगे तो वो जो कहते हैं शेर आया हाँ जी। वाली स्टोरी हमने सुनी हुई है, फिर तो वो शेर आया वाली स्टोरी बन जाएगी। अगर ये जलसा ना कर सके ना, भरपूर जलसा ना कर सके, मैं ये नहीं कहता कि ये बेनजीर का रिकॉर्ड तोड़ दें जो उनका 86 वाला। वैसे वो चीज़ बड़ा मुश्किल वाला काम वो बड़ा मुश्किल काम है, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन अगर भरपूर पावर शो ना कर सके, जलसा ना कर सके, तो अवाम इनका जुलूस निकाल देंगे, नून लीग तो जलसा जुलूस जो है- निकल जाएगा। नहीं, जलसा तो अवाम ने ही भरना है ना आगे जलसा गाह को। सर उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिल से उनके होते हैं, हम दर्दियां रखते हैं, लेकिन वो घरां च बैठे रहंदे ने। एक्टिव नहीं होते इतने हाँ, वो ज़्यादा। कहते खैर है, कोई उनको गल नहीं। निकालना नून लीग का काम है। जो अपने लीडर कारकुन हैं, को एक्टिव अपने करना कारकुन उनका को एक्टिव टास्क करना। है। वोटर तो हैं, लेकिन वो जलसागाह में भी लाना ये भी एक काम है। जिस अच्छा, ये जिस तरह ये बताइए- तैयारियां कर रहे हैं, अगर नहीं कर पा रहे, नहीं कर सके, जी जी। तो मेरा ख्याल है कि इनके लिए इनएक्टिव पॉइंट होगा। मियाँ साहब की वापसी की राह में कानूनी रुकावटों का भी जिक्र किया जा रहा है। एक तो जाहिर है वो 2 केसेस के अंदर सजा याफ्ता हैं, और ये बताएं कि कहा जा रहा है कि वो वापस आएंगे तो कानून के मुताबिक उनको सीधा गिरफ्तार किया होना चाहिए और एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार करके उनको जेल पहुँचाया जाए। और एक तो ये बता दें कि क्या ये वाकई कानूनी तकाजा है या इसके अंदर कोई थोड़ा सा रास्ता है कि मियाँ साहब के लिए स्पेस निकल सके। ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि राना सनाउल्लाह साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने ये फरमाया था कि मियाँ साहब आएंगे, एयरपोर्ट से सीधा वो जलसागाह आएंगे, वहाँ पर अपना खिताब करने के बाद कानून के आगे सरेंडर करेंगे। वो ये बात कह रहे थे। तो इस पर आप ज़रा थोड़ा सा अपना बता दें, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है और क्या आपकी राय है? अक्लमंद वकील होते हैं ना किसी केस के, वो अपना ब्रीफ जो है वो ओपन नहीं करते। ओके। जो उन्होंने केस का ब्रीफ तैयार किया होता है, जो स्ट्रेटजी बनाई होती है, नून लीग वाले जो वकला हैं, जो उनकी टीम है, वो यही कर रही है। और मेरी इतला के मुताबिक उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल के लिए अप्लाई करना है। पहले ये देखें कि केस कितने हैं इनके खिलाफ। इनके खिलाफ 4 केस हैं। एक चौधरी शुगर मिल्स केस, उसमें जिसमें उनकी बेटी मरियम वो भी अंदर रही हैं, उनमें उनकी जमानत हो चुकी हुई है और वो केस समझ लें अब दाखिल दफ्तर हो गया हुआ है। ओके। उसका रेफरेंस कोई
तैयार नहीं, बस गिरफ्तारी करनी थी, वो कर ली, उसमें बेल हो चुकी। और फिर तोशाखाना एक केस है जिसमें कि 15% दे के इन्होंने कोई गाड़ियाँ ली थी, इन पे भी इल्ज़ाम है और जरदारी साहब पे भी इल्ज़ाम है। उनमें ये पेश नहीं हुए थे, मुल्क से बाहर थे, ठीक है, और मुल्क से बाहर होने की वजह से पेश नहीं हुए थे, इनका वो निकल गया, वारंट निकल गए, और फिर ये इश्तिहारी हो गए, जायदाद कुर्की का आर्डर हो गया। आपको याद होगा जायदाद भी इनकी को नीलामी हाँ जी, हाँ शुरू हुई जी, थी, वो बिल्कुल गए फिर थे, वो- जाती उम्र गए थे तब फिर ये। वो स्टे हो गया, फिर आ गया इनके ऊपर अल अजीज। इनकी शायद शेखुपुरा में कोई जायदाद थी, हाँ, वो ज़रा नीलाम ज़मीन- भुट्टा मोहम्मद भुट्टे ने हाँ, पता नहीं 1 करोड़ हाँ, कितने में उसने कनाल उसने खरीदा खरीदा भी दिया, था, एकड़ हाँ, खरीदा था, बहुत हाँ। महंगी खरीदी थी उसने, जी, जी। बड़ी बोली लगा दी थी। तो बाकी रह गए अल अजीजिया, जिनके बारे में सवाल है कि इनसे कैसे बचेंगे। अल अजीजिया और दूसरा एवनफील्ड रेफरेंस, जिनमें इनको सजाएं हो चुकी हैं कैद की। जी सर, एवनफील्ड में इनकी जो सजा थी वो मुअत्तल हो गई थी, ओके, और अतर मनीला साहब वाला बेंच था, उन्होंने वो मुअत्तल कर दी थी, और सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, और वो बरकरार रही थी इनकी मुअत्तली, और इनकी जमानत जो थी इनकी हो गई थी। ओके, और अल अजीजिया वाले में जब ये इनके प्लेटलेट्स वाला मामला हुआ था ना, जी सर, उस वक्त तिब्बी बुनियादों पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 8 हफ्ते के लिए इनकी जमानत ली थी, और साथ ही ये कहा था कि क्योंकि ये पंजाब की जेल में है तो पंजाब हुकूमत के पास भी ये इख्तियार है कि वो इनकी बेल एक्सटेंड कर सकती है, बेल ले सकती है। और फिर ये दोनों केसों में बाद में ये हुआ, एवनफील्ड और अल अजीजिया में, जब अपीलें चल रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वहाँ पे ये आमर फारूक साहब वाला बेंच था, इन्होंने कहा जनाब वो मुल्ज़म पेश नहीं हो रहा, जी, इसलिए इनकी जो दरखास्तें हैं, अपीलें हैं, वो हम खारिज कर रहे हैं। लेकिन साथ ही एक और चीज़ नोट करने वाली है, उन्होंने कहा कि जब कभी ये गिरफ्तार हों, ये वतन वापस आएँ या सरेंडर करें, उसके बाद इनका जो राइट ऑफ अपील है वो बहाल है। ओके, यानी वो वापस आके अगर वहाँ दरख्वास्त दे देते हैं, सरेंडर कर देते हैं अदालत के सामने, या गिरफ्तार कर जो भी सूरत होती है, तो फिर उनका जो अपील का राइट है वो नहीं मिल जाता, मिल जाए, वहीं से शुरू होगा ओके, मामला। अगर वो बेलें हो चुकी हुई हैं तो वो भी समझी यानी जाएंगी। अगर इनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार सुन करना लो, सुन लो, जरूरी नहीं है। उस तरफ हाँ। अच्छा, इन दूसरी बात केसों ये- में वो मुजरम हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। कोई इशू नहीं, मुजरम हो या मुलजम हो, हुक्म अदालत का है। दायमी वारंट जो है वो अदालत ने निकाले हुए हैं, बिल्कुल मुलजम के निकालें या मुजरम के निकालें। रहमान मलिक साहब 3 साल सजा हुई थी, एफिशिएंसियाँ में उन्हें अदम हाजिरी की बुनियाद पे वो आए थे ना। और ये वैसे भी ये तफ्तीशी का काम है, ओके। अदालत का काम नहीं है। अब उसमें ये जो एक जब ये बाहर गए थे, जो आसान रास्ता मैं बता रहा हूँ, जब ये बाहर गए थे, इंडेमनिटी वाला जो मामला बना था, प्लेटलेट्स लाहौर हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच था, उसने फैसला किया था कि जाएं जनाब इलाज करवा के आएँ 4 हफ्ते के लिए, या फिर 50 जब- रुपए के स्टाम्प फॉर्म पर जो ओ भाई वो 50 रुपया का है तो अदालती हुक्म ना, जी उसमें साहब। ये कहा गया था कि 4 हफ्ते के लिए जा रहे हैं, लेकिन जब आपको डॉक्टर सर्टिफिकेट देंगे वापस आने का, सेहत याबी का, सफर के काबिल हो जाएंगे, तब आप आएंगे। अगर आप झूठ और उसकी रिपोर्ट जमा करवाते रहेंगे अपनी, जो चेकअप वगैरह होता है, अगर आप नहीं ये झूठ हुकूमत समझे कि झूठ बोल रहे हैं, तो ये फिर जो हमारा वहाँ हाई कमीशन है, वहाँ का नुमाइंदा जाके चेक करेगा, इनके जो कंसल्टेंट्स हैं उनसे मिलेगा। अच्छा, वो केस अभी पेंडिंग है, ये मैं ओके। बताऊं। वो केस डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ। अब जब कहना ब्रीफ छपाते हैं वकील, तो ये उसी केस में दोबारा जाएंगे, जनाब आपके हुक्म से हम बाहर गए थे, ओके, अब हम वापस आ गए, ठीक हो गए, ये मेडिकल सर्टिफिकेट है। अब हमने इस्लामाबाद में 2 मुकदमात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना है, एक हमने मुकदमे में एहतसाब अदालत तो में हमें पेश होना है। प्रोटेक्टिव बेल दी हमें प्रोटेक्टिव बेल दीजिए, अदालत का सवाबदीद इख्तियार है, और इस सवाबदीद इख्तियार को हमेशा मुलजम के हक में इस्तेमाल किया जाता है। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अभी जो जजमेंट आई है पीटीए के चेयरमैन वाली, जी जी, उसमें ये कहेगा अगर बंदा मजबूर हो, हाँ, जेल में है, वो पेश नहीं हो सकता, तो उसकी जमानतों तो को उसकी जमानत जो है वो मनसूख दरखास्त जमानत खारिज नहीं की जा सकती, मेरिट्स पे जाना होता है। तो ये असूल इन पे भी लागू होगा कि जनाब वो तो बीमार था, बाहर था, अदालती हुक्म से गया ओके। हुआ था, जो इजाज़त नहीं मिल रही थी, इजाज़त मिली है तो आ गए हैं। सवाबदीद इख्तियार हमेशा आपका मतलब अदालत ये है कि मियाँ साहब की वापसी की राह में आते ही गिरफ्तारी का कोई खतरा नहीं है। सईद चौधरी साहब को आपने सुना, सईद चौधरी साहब कह रहे हैं कि मियाँ साहब की राह में फिलहाल अदालती कानूनी कार्रवाई के हवाले से कोई रुकावट नहीं कि वो आएँ और गिरफ्तार हो जाए, ऐसा खतरा कोई नहीं है। मज़ीद मुस्लिम लीग नून ने क्या तैयारियाँ की हैं मियाँ साहब की वापसी के हवाले से, और पीपल्स पार्टी जो उनसे शफाफ इंतखाबात मांग रही है और लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है,
इस पर भी बात करेंगे नूरुल्लाह साहब, और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे मलक अहमद खान साहब, उन दोनों से बात करेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, सईचो साहब ने बताया कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की राह में कोई कानूनी रुकावट ऐसा सच मौजूद नहीं है, और उनके ख्याल के मुताबिक मियां साहब जो हैं वो ज़मानत पर गए थे और वापस आके वो प्रोटेक्टिव बेल अप्लाई करेंगे तो उनको मिल जाएगी। अब मियां साहब वापस आएंगे, मियां साहब आते गिरफ्तार होंगे या उनको प्रोटेक्टिव बेल मिल जाएगी, वो वाकई वापस आएंगे, इन सारे इश्यूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मुस्लिम नून के रहनुमा मलक अहमद खान साहब मौजूद हैं, और मलक अहमद खान साहब जो हैं वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नहीं हैं, बल्कि उनके एक बहुत अहम किरदार है मुस्लिम लीग नून के हवाले से, और माजी में भी वो बहुत अच्छे मैंने देखा लेजिस्लेटर हैं। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। तो मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने, मुझे पता है बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं आप मियां साहब की वापसी के हवाले से, और आपने वक्त निकाला। ये फरमाइएगा कि मियां साहब वाकई 21 अक्टूबर को आ रहे हैं? अब इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, कोई इबहाम नहीं है। आप ये जानते हैं कि पूरी पार्टी की बड़ी शदीद ख्वाहिश थी, सदर मुस्लिम लीग मियां शहबाज शरीफ साहब की ये बड़ी शदीद ख्वाहिश थी, लेकिन कुछ बाकी कोई भी कुछ कहता रहे, मगर ये उनकी सेहत के साथ जुड़े मामलात थे जो पिछले 2-4 साल में कभी डॉक्टर्स की राय और कभी उनके जो वहाँ पे उनके जो प्रोसीजर्स थे उसकी वजह से इसमें ताखीर होती रही उनके आने में। लेकिन अब इसमें किसी अमर का कोई इबहाम नहीं है कि उनकी वापसी में ना तारीख की तब्दीली, ना किसी कानूनी रुकावट का कोई मसला। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, मेरे से पहले जो भी आपके मेहमान थे जो आप उनसे बात कर रहे थे, सईद चौधरी साहब हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, और एक मुद्दा तो उन्होंने कवर किया है हाई कोर्ट्स को और सुप्रीम कोर्ट को, आप उन्हें जानते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, वो बड़े मोतबर नाम है। उन्होंने जो आपको ये बात बताई है वो बिल्कुल दुरुस्त है। मियां साहब की कस्टडी, मियां साहब की बेल, मियां साहब का बॉन्ड, मियां साहब की इम्प्रिजनमेंट, मियां साहब के मुकदमे का लीगल स्टेटस, वो 4 मुख्तलिफ अदालती मुकदमात में या तो तय हो चुका है, या एपेलेट जुरिस्डिक्शन में पेंडिंग है, या बेल ऑर्डर पर वो रिलीज हैं, या उनकी कस्टडी जो है वो अंडर क्वेश्चन है बेल के लिए कोर्ट के ऑर्डर के अंदर। तो ये चारों बातें तयशुदा है, और इनमें सिंपल प्रोसीजरल मैटर्स हैं जो एज अ मैटर ऑफ राइट, यानी एक हक के तौर पर उनको उनकी बेल, उनकी आज़ादी, ये तो बात होगी कानूनी। लेकिन मैं भट्ट साहब को पता है गो स्टेप बियॉन्ड दैट, मैं समझता हूँ कि ये सियासी मुकदमात होते हैं। इन सियासी मुकदमात का यही फेट होता है, जब वो बनाए जाते हैं तो बड़ी शद्दोमत के साथ बनते हैं, लेकिन जब वो जुडिशल स्क्रूटनी से गुजरते हैं, हमारे मुल्क के अंदर जो निज़ाम राइज है, जो हमारे कवानीन हैं, उसमें एविडेंस पे बहुत बात मैटर करती है। और अगर पहले टीयर पे ट्रायल कोर्ट में कोई फॉल्टी एविडेंस रिकॉर्ड करके कोई सजा दे भी जाए, या विदाउट एविडेंस सजा दे दी जाए, तो वो एपेलेट जुरिस्डिक्शन की स्क्रूटनी से जब गुजरती है हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट्स के, और फिर मीडिया की उसके ऊपर एक बहुत बड़ी वॉच होती है, तो ये फिर एक पब्लिक हियरिंग्स होती हैं, ये फिर सस्टेन नहीं कर पाती। तो यही जो फेट है, यही इन मुकदमात का भी होगा इंशाअल्लाह। मलिक साहब, ये फरमाइएगा कि आपने सियासी मुकदमात की बात की है, और हमने देखा माजी में सियासी मुकदमात जो हैं वो बनते रहे, पीपल्स पार्टी के ऊपर भी बने, आपके ऊपर भी बने, अब एक और पार्टी है उनका भी यही क्लेम है कि उनके ऊपर सियासी मुकदमात बन रहे हैं। ये सियासी मुकदमात बनाने का सिलसिला जो है वो किसी जगह पे ब्रेक लगेगी सर इसको? व्हाट्सएप देखें, एक बात को तो मैं इस नुक्ते पर तो मैं एक बात से आपसे मुत्तफिक हूँ कि हमारी माजी में सियासी मुकदमात की एक बड़ी तारीख मौजूद है, लेकिन आज के ये मुकदमात और इन जुराइम की नोयत मुख्तलिफ है। ये अगर मैं समझूं कि अगर ये हमला जो 9 मई का हमला था और आप इनको सियासी मुकदमात के हवाले से कह रहे हैं, तो 100% ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत पर हमला था, एक साजिश के नतीजे में किया गया हमला था। एक साजिश के नतीजे में पहले एक बयानिया ऐसा तरतीब दिया गया कि पाकिस्तान को अक़वाम आलम में 9 मई वाला तो जाहिर है सियासी वो नहीं है। 9 मई का वाक़या तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए 9/11 का वाक़या है, उसको तो मैं इस तरह से देखता हूँ। लेकिन जो तोशाखाना का
केस है उसको वो सियासी मुकदमा कंसीडर किया नहीं, जाता बस है? सर देखिए, कुछ मैं आपसे जरा एक बात को थोड़ा तय कर दूं। देखें, तोशा खाना में हुआ क्या, इससे कबल अगर कोई ऐसे मामलात हैं, लेट से मियां नवाज शरीफ साहब के तोशा खाना की को बात होती है, तो एक गाड़ी का मुकदमा है जिसमें कहा जाता है कि एक गाड़ी आई 15% और वो अदा करके ले ली गाड़ी। 15% करके, तो उस वक्त उसके कुछ कवानीन ऐसे मौजूद थे, उसमें कहीं चीटिंग का आंसर मौजूद नहीं। ओके। अब ये तोशा खाने में चीट किया गया, यानी एक घड़ी की मालियत जिसकी वैल्यू अगर आप कह लें कि कोई 1 करोड़ रुपया लेट से, या 1 अरब रुपया है फॉर दैट मैटर, तो आपने उसको कहा कि नहीं ये कुछ लाख रुपए की है। तो यानी तोशा खाने की उस अमानत को जो आपको एक हक देती थी उस कानून के तहत, जब वो राइज था कि जिसको तोहफा वसूल करना है वो उसको एक खास रकम अदा करके वसूल कर, लेकिन उसमें एक ईमानदारी का तकाजा मुलव्वस था। अब एक शख्स जो गलत उसकी कीमत का तयन कराता है और गलत कीमत के ऊपर उसको खरीदता है, तो ये तो फिर उसके आर्टिकल 62-63 के जिम्मे में आता है। वैसे आप जानते हैं कि मेरी राय 62-63 के मुतल्लिक क्या है। मैं समझता हूँ कि ये 62-63 इस आइन की शक्ल को बिगाड़ने के लिए काफ़ी है, लेकिन वाकई इस वक्त मौजूद है। तो अब लेकिन जब जो 18वीं तरमीम हो रही थी मलिक साहब, तो आप उस वक्त आपकी क़यादत ने 62-63 को छेड़ने से इनकार कर दिया था। वो देखेंगे, ये वो तारीखी गलतियां हैं जिनके अजाले हमसे नहीं हो पा रहे। अगर उस वक्त मैं ये ना समझता, मैं गया था शाहिद अब्बासी साहब के पास, मैंने इनसे कहा, मैंने कहा शाहिद साहब आप वजीर आजम हैं, मेरे साथ कुछ और सरकारी अफसर भी थे, और मैंने कहा कि इस वक्त एक हरासमेंट की सूरत हाल है, और ये अगर नैब का कानून ये 62 या 63 ऐसी मौजूद रही तो पाकिस्तान पीछे की तरफ घूमेगा, आगे की तरफ नहीं जाएगा। ये आप मेरी बात लिख के अपने पास रख लें। तो तब उनका ये मौकफ था कि ये पॉलिटिकली सेवी नहीं होगा कि अगर हम इसको छेड़ते हैं तो कहेंगे देखें जी, करप्शन के लिए जो एक वॉच डॉग था या जो एक इसमें अमानत बयानत वाली ये 62-63 रख रखी है इसके बाद। लेकिन इसने किया क्या, इसने बुरा किया, इसने वॉलेटाइल कर दिया उस क्लास को जिसने इस मुल्क की डेवलपमेंट के लिए अपने जिम्मे काम लेते। ये बात करनी मुश्किल होगी, सच कहना मुश्किल होगा। जब किसी मुआशरे में सच कहना मुश्किल हो जाए तो फिर नताइज कैसे निकलते हैं, आप भी जानते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन नैब का जो तरमीम आपने की थी वो भी अब जाहिर है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जो फैसला दिया आखिरी, उसमें उनको तरमीम को ख़त्म कर दिया और पुराना कानून बहाल कर दिया है। खैर ये बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी जाहिर है कि आप लोग उनको बहुत बड़ा इस्तकबाल करने की तैयारी कर रहे हैं, तो मलिक साहब ऐसा पॉसिबल होगा? इतनी महंगाई और ये सारी महंगाई, जाहिर है कि आपकी जो प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ साहब, उनके दौर में लोग उसको कह रहे हैं कि उनकी वजह से हुई या उनके दौर से उनको मंसूब किया जाता है, तो आप समझते हैं कि लोग फिर भी आ जाएंगे मियाँ साहब के लिए इस तरह? अच्छा गौरव, देखें मैं क्योंकि ये बात आपके सामने 2 हिस्सों में तकसीम करने की आपसे इजाजत चाहूंगा। जी जी जरूर। पहला तो ये मसला कि मियां नवाज शरीफ साहब के इस महंगाई के दौर में आने पे लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, तो ये मैं आपको वाजे कर दूं कि लोगों की जो मियां नवाज शरीफ से तवक्कुआत हैं वो आज से वाबस्ता नहीं है। मियां नवाज शरीफ ने बार हार्ड डिलीवर की है। मैं आपकी शो का वक्त ज़ाया नहीं करूंगा इस बात को गिनवा कर कि हम पीछे क्या करते रहे तारीख में, लेकिन आपको मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि जो होप होती है इसका एक नेवर होता है, और पाकिस्तान में उम्मीद का मरकज मियां नवाज शरीफ बारहा रहे, और जब भी रहे हैं तब भी उन्होंने इन मुश्किल हालात से इस मुल्क को निकाला है, और पाकिस्तान के अवाम की ये तवक्को, ये उम्मीद उनसे वाबस्ता है कि मियां नवाज शरीफ इस वक्त इस मुल्क को इस भंवर में से निकालेंगे, जैसे तब निकाला जब एटमी धमाकों वाले मामलात थे, जैसे तब निकाला जब पाकिस्तान बिल्कुल आइसोलेटेड था, जैसे तब निकाला जब इस मुल्क में तवानाई नापैद थी, 18-18 घंटे की लोड शेडिंग थी, एंड मीनिंग बाय सो ऑन द लिस्ट गोज ऑन। आप इस मुल्क में कुछ भी तरक्की देखिए उस पर फुटप्रिंट मियां नवाज शरीफ थे। और दूसरा सवाल जो आपका मैं समझता हूँ जिसका हिस्सा बहुत जरूरी है ये बात की वजाहत करना, कि जो 16 माह की हुकूमत या 18 माह की हुकूमत मियां शहबाज शरीफ साहब की है, जी जी, अगर ये इसमें मैं ये बात, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, ये बात मैं इसलिए खास तौर पर पूछ रहा हूँ क्योंकि आज मियां शहबाज शरीफ साहब ने खुद अवाम राब्ता मुहिम इसलिए शुरू की है कि वो अपने भाई का एक भरपूर इस्तकबाल करवा सकें, तो शहबाज शरीफ साहब को कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है?
देखिए शहबाज साहब का जहां तक उनकी हुकूमत का ताल्लुक है, मैं आपके इस सवाल को भी दो हिस्सों में ले लेता हूँ। पहले जो आपका पिछला सवाल का सेगमेंट था कि उनकी कंट्रीब्यूशन इस महंगाई में क्या थी। देखिए अगर वो जो गवर्नमेंट थी पीडीएम की आईएमएफ ना करती, मुझे बताएं कि आज क्या हालात होते। मुझे बताएं कि अगर वो गवर्नमेंट पाकिस्तान को डिफॉल्ट से ना बचाती, वो गवर्नमेंट उन मुआहदों पर अमल दरामद ना कराती जो कि हमारे इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ कमिटमेंट्स थे, वो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का फर्क आ गया था पेट्रोलियम प्राइसेस में, उनको क्लियर ना बात करवाती। आपकी दुरुस्त है, लेकिन सर एक भूख सेकंड, जो है ऐसे वो नहीं, तहजीब ऐसे- के सांचों में एक ढलती मिनट, नहीं है। मुझे नहीं, देखिए मैं तहजीब के सांचे में नहीं डाल रहा। नहीं, मैं मैं कह रहा हूँ कि ये हक़ाइक़ पर बात मबनी- भूखे मेरी सुन पेट तो के नहीं। लोगों को समझ नहीं आती सर। नहीं, मैं खुद उस भूखे पेट के दुख का बदावा करने का दाई हूँ भट्ट साहब। मेरी दिन रात की जदोजहद है इसमें, लेकिन मैं उस भूख को मजीद बढ़ा तो नहीं सकता। अगर मैं लेट से प्राइसेस को स्लैश करके फेंक दूं इंटरनेशनल मार्केट में, एक बैरल $1 की हो और मैं उसको 75 सेंट पे यहाँ बेचूं, तो वो 25 सेंट में गरीब के पेट पे मजीद पत्थर बांधने के लिए बांध दूंगा। मैं नहीं बांध सकता मैं वो हमाकतें नहीं कर सकता। मुझे गवर्नेंस के मुतल्लिक पता है कि कैसे मईशत की बेहतरी गरीब के पेट में लगी भूख की आग को बुझा सकती है। मैं इसलिए दिन रात सही करता हूँ और मैं इसलिए शहबाज साहब की हुकूमत को पाकिस्तान के मुश्किल तरीन हालात की हुकूमत गिनकर 16 माह की काविश के तौर पे लेता हूँ। तो मेरा ये ख्याल है कि लोगों को इस बात का वाज़ेह तौर पे पता है कि इन 16 माह में शहबाज साहब ने जो किया, वो उन्होंने पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की रियासत पे अपनी सियासत को कुर्बान किया। और मियां नवाज शरीफ से अब अवाम पाकिस्तान की तवक्को ये है कि जब एक स्टेबिलिटी आ रही है, बेहतरी की सही हो रही है, एक कोशिश अच्छी की जा रही है कि पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकाला जाए, तो इन हालात में मियां साहब लीड करेंगे तो इंशाअल्लाह गरीब के दुखों का मुदावा भी करेंगे, जो भूखे के पेट में लगी आग है उसका बंदोबस्त भी होगा इंशाअल्लाह। मलिक साहब, मुझे मालूम है आप बड़े बिजी हैं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ 2 सवाल और करना चाहता हूँ। एक तो हैं खुर्शीद शाह साहब, उन्होंने कहा है कि मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान गलत राह पर चल निकले हैं और इनको वहाँ पर अंधेरे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून जो है वो इंतखाबात तो कराए, इलेक्शन तो कराए, अगर वोट कम होंगे इनके हुकूमत बनाने के लिए तो हम आपको वोट दे देंगे, इलेक्शन तो करवाएं। यानी वो आपसे इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। और दूसरा सवाल जो है, चले मैं दूसरा सवाल बाद में करता हूँ, पहले आप इसका ज़रा बता दें। नहीं, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा जो खुर्शीद शाह साहब ने ये बात की। सियासत के पैराए में बात तो हुई। अगर उनको लगता है कि मियां मौलाना फजल रहमान को इंतखाबात का मुतालबा करना चाहिए, तो ये बात उन्होंने बड़े जमहूरी अंदाज में और बड़ी अच्छी पॉलिटिकल डायलेक्ट में की है। तो बड़ी अच्छी बात है, उनको मौलाना से ये बात करनी चाहिए कि आप इंतखाबात का मुतालबा करें और इंतखाबात हर सूरत होने चाहिए, क्योंकि अगर आप एक गैर आईनी काम करेंगे तो वो गैर आईनी काम लेकिन मजीद गैर मुस्लिम लीग आईनी। नवाज अब बाकायदा इंतखाबात का मुतालबा करती दिखाई नहीं दे रही सर। नहीं देखें, मुझे मुतालबे की पॉलिटिकल करेक्टनेस पे तो बात की जा सकती है, लेकिन जब एक इलेक्शन कमीशन ने तारीख दी हुई है और मैं उस तारीख और उस वक्त की टाइमलाइन पे यकीन न करते हुए मजीद मुतालबात रखूं, तो इसका मतलब है कि मैं अपने मुल्क के अदारों पर अदम एतमाद करता चला जाऊँ। ओके, इसके अलावा और उनको क्या श्योरिटी चाहिए जो इलेक्शन कमीशन ने दे दी है कि इंतखाबात इस तारीख पे होंगे। ये बात दुरुस्त है, ठीक है जनाब, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने अपनी गूनागून मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त निकाला। सही चीज़ साहब, ये जो तासुर है कि जनाब ये सिर्फ नवाज शरीफ को फ़ायदा देने के लिए किया जा रहा है, ये अवामी तासुर है। इसको लीगल साइड पे क्या होगा वो ज़ाहिर अदालत फैसला करेगी, वो ना आपने करना ना मैंने करना। तो इसको किस तरह से काउंटर कर सकती है मुस्लिम नून, नहीं, मैं मुस्लिम लीग या नून का आप ये समझते हैं कि वाकई ये तासुर दुरुस्त है? नहीं, ये एक बंदे के लिए थोड़ा है। जितने भी लोग 184 सब आर्टिकल 3 के तहत जिनके मुकदमात हुए, जो मुतासर हुए हैं, वो सैकड़ों लोग हैं। उसमें जो नया कानून है उसमें ये भी है कि इस कानून के नाफज होने से पहले जो मुकदमात के फैसले हो चुके हुए हैं, वो मुतासरा फरीक भी 30 दिन के अंदर अपील फाइल कर सकते हैं। उसमें तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, तो 400-500 केस बन जाता है नूरुल्लाह साहब। मेरा ख्याल है इससे भी ज़्यादा बन सकते हैं। और फिर बाहर बैठ के बातें जो कर रहे हैं, बाहर बैठने की बात तो ये भी की जा सकती है कि जनाब वो कह रहे हैं, वकला ये कह रहे हैं कि जनाब 1980 में आइन के आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूल्स बना लिए थे प्रोसीजर के लिए, अब उनको कानून का दर्जा मिल गया है।
तो ये कानून नहीं बन सकता। भाई मेरे फिर जो 1980 में जो आइन था वो कौन सा आइन था, किधर नहीं, सा उसका आइन? तो आइन 19 आइन मुअत्तल था, आइन मुअत्तल था मुअत्तल किया हुआ था, फिर किस मुअत्तल। आइन के तहत वो बने हुए हैं रूल्स? ठीक है। बात करने को तो और भी बातें की जा सकती हैं। लेकिन बात ये भी आ रही है नूरुल्लाह साहब कि जो ये आईनी तरमीम की जा सकती है, इसको आप सिर्फ यानी एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत कानून साजी से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके लिए आईनी तरमीम ज़रूरी है। ये बात भी जो इस कानून के ना मानने वाले हैं, जो इसके मुखालफ में बात करते हैं, मुखालफत में, वो ये बात जो है वो कह रहे हैं। मगर खैर ये एक अगेन फिर एक लीगल मैटर है, लीगल इशू और है। ये जब अदालत में चला गया तो अदालत ने वो इसका अदालत फैसला कर दिया। करेगी। अवामी तासुर की जो बात है वो तो हर चीज़ के हवाले से ही है। जैसे अभी खुद मलिक अहमद साहब बता रहे थे कि तोशा खाना के हवाले से केस कुछ और है, वो गलत बयानी का केस है। तोशा खाना से तो सभी ने लिए हैं चीज़ें। तो आज तक तकरीबन 2 साल से ये केस चल रहा है। नून लीग और दीगर पार्टियां इसको वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकी हैं कि क्या डिफरेंस क्या उसमें, अलग से नहीं कर सके हैं। हम बड़ी तनकीद करते हैं, और आप जानते हैं कि मेरा एक ख़ास उनके ऊपर आंख रही है मियाँ साहब के, छोटे मियाँ साहब के ऊपर, क्योंकि उन्होंने पंजाब में मुतासर बड़ा किया था हमें, बड़ी एक्टिविटी थी और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने काम किया था। तो लेकिन शायद वो हालात डिफरेंट थे, ऊपर फेडरल में हालात ज़रा डिफरेंट होते हैं। तो लेकिन एक काम उन्होंने बड़ा अच्छा किया कि तोशा खाना के हवाले से उन्होंने जितने तहाइफ मिले उनका एक उन्होंने वहाँ पर म्यूजियम सा बना दिया, और वो आप जाएं वहाँ पर तो आपको लगे हुए मिलेंगे, किसी ने कोई यानी एक कॉमन पिन भी कोई नहीं ले गया। अच्छा, इस तरह की मिसालें हमारे आसपास भी दुनिया में मौजूद हैं, इवन मेरा इंडिया ख्याल में यही ऐसी। करना तो चाहिए। इस तरह से करके इसको बेहतर कर दिया जाए और उसका कोई बेहतर इस्तेमाल होना चाहिए। सिर्फ म्यूजियम से ज़्यादा बेहतर अगर इस्तेमाल हो सकता है वो भी कर लेना चाहिए कि अगर उनको ऑक्शन करके और उसको पैसों को किसी अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए, मेरा ख्याल है वो भी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और दूसरा, जो इस वक्त दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ या बाकी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से बात आ रही है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जब मुतालबा होता है और लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है, तो मुझे लगता है कि वो इस सिस्टम पर और इदारों पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। क्या वजह है कि तमाम लोग इकट्ठे होने के बावजूद, जो 16 माह की हुकूमत गुजरी है, तो चेयरमैन पीटीआई के अलावा जब तमाम पार्टियों से हुकूमत में शामिल थीं, तो क्या वजह है कि वो उस दौरान में ये सारी चीज़ें बेहतर तरीके से मैनेज नहीं कर सके? वहाँ क्यों डिसीजन नहीं हो सका कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होना है, लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे देनी है? क्या उन्हें नहीं पता था कि इसके बाद उन्होंने इलेक्शन में जाना है? तो ये सारी चीज़ें वहाँ बैठ कर मैनेज हो सकती थी। आज जब मिसाके मईशत की बात करते हैं, तो अब तो इलेक्शन का टाइम आ रहा है जिसमें तमाम पार्टीज़ ने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ना होगा। तो वो वक्त जब ये तमाम पार्टीज जब इलेक्शन आता है तो बहुत सारी बातें एक दूसरे के बारे में निकलती हैं और इस तरह की बातें की जाती हैं कि जनाब हम मिसाके मईशत कर लें, हमें जो है वो पहले एहतसाब कर लेना चाहिए। पाकिस्तान में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये कर लेते ना। वो चलती 16 माह रहती की हैं। हुकूमत में कम अज़ कम मिसाके मईशत तो किया जा सकता था, जब तमाम पार्टीज इकट्ठी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी बैठी थी, गवर्नमेंट में बैठी हुई थी, पीडीएम भी और पीपल्स पार्टी भी, एमक्यूएम भी, मौलाना साहब भी, नून लीग भी, तमाम पार्टी सब लोग थे। तो वहाँ बैठकर मिसाके मईशत कर लेते। ये जो उससे पहले से कितनी मुद्दत से हम ये बातें सुनते आ रहे हैं, आज क्यों अचानक याद आया? लेकिन 2 काम अच्छे हुए इस सारे पीरियड में। जब हम बातें करते हैं कि कोई अच्छे काम भी होने चाहिए, एक इन हुकूमतों में जब पंजाब में नून लीग की हुकूमत बनी तो कम जो सारिफीन थे इस्तेमाल वाले, उनके लिए बिजली के लिए जो 100 यूनिट तक के लिए दिया गया। शबाशी साहब ने ये काम किया। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो इस तरह की चीज़ें की जा सकती हैं। अच्छा, इसी तरह सिंध में अगर पीपल्स पार्टी 21 लाख घर बना रही है सैलाब ज़दगान के लिए, तो एक बड़ा स्टेप है। बजाय सिर्फ नारेबाजी के 50 लाख घर बनाने हैं, ये बात 1 ठीक करोड़ है। नौकरियाँ देनी है, तो कुछ प्रैक्टिकल काम नजर आने चाहिए, उससे कम्युनिकेट करना चाहिए और अपना फ्यूचर का एजेंडा पॉलिटिकल पार्टीज को अब अपने एजेंडे के साथ आने चाहिए। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए और लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, जनरल सी बातें हैं। जैसे उन्हें ये अपना फरमाइएगा एजेंडा देना चाहिए कि क्या करें। ठीक कह रहे हैं आप। जैसे ये फरमाइएगा कि शाहिद हकान अब्बासी साहब, वो तो मेरा ख्याल है कि कल शायद उन्होंने मियाँ साहब से शायद अलविदाई मुलाकात, मुझे लगता है कि उन्होंने कर ली। मेरे पास खबर नहीं है, ये मुझे लग रहा है, तासुर है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा मियाँ साहब के साथ जो ताल्लुक है वो सियासत से बालातर है, पार्टी से बालातर है, और मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए मैं नहीं आऊँगा, मैं इस पर यकीन नहीं रखता, और एक नई सियासी जमात की जगह मौजूद है और वो बनेगी भी ज़रूर। बनेगी भी ज़रूर। और वो उन्होंने ये भी कहा ना कि मैं जूनियर्स के नीचे काम नहीं कर सकता। हाँ। ये उन्होंने बात की है कि अब वो चूंकि प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं एक दफ़ा, तो अब वो ये समझते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर ही है या मेरे ये स्टेटस लीडर हैं। बस मैं मियाँ साहब और मेरा ये लेवल एक हो गया, एक हो गया है, उनका ये आप ये कहना चाह रहे हैं। मुझे ये लगता है। चलें, बहर ये आप लोगों का ख्याल है। अब शबाश, चूंकि
शाहिद हकान अब्बासी साहब या उनकी अभी कोई मुजवजा पार्टी, यानी ऐसा तो कोई भी नहीं है, उनके साथ 2-3 लोगों का नाम लिया जाता है और उनसे बात हो तो फिर इस पर मेरा ख्याल है कमेंट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। जब मौजूद ना हो रिस्पॉन्ड करने वाले तो फिर बात नहीं की जानी चाहिए, मेरा ख्याल है। हमने फेयर से कमेंट किया है। ये आज का प्रोग्राम था, आपने देखा हमारे जो तजियाकार थे उनकी राय जानी और जो हमारे पार्टिसिपेंट थे उनका आपने मौक़िफ़ सुना। तो आपसे दरख्वास्त यह है कि अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह निगहबान।